अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट हमने लेक्चर में अपना डिपेंडेंट इवेंट को कवर किया था मल्टीप्लिकेशन लॉ का, तो हमने अब प्रोबेबिलिटी में M/N रूल भी सीख लिया, कम्बिनेशन भी सीख लिया, परम्यूटेशन भी सीख ली। उसके बाद हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी में कॉइन की प्रोबेबिलिटी, डाइस की प्रोबेबिलिटी, कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी ये भी सीख ली। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी के लॉज में एडिशनल लॉ भी सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन लॉ भी सीख लिया। अब यहाँ पर ना हमारा सारी की सारी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसी बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो हमने सीखा थोड़ी सी हम उसकी प्रैक्टिस में भी आ जाए। ठीक है जी। तो थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी के। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये मैं खुद ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपके पास अगर क्वेश्चन ना भी हो तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या था। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी सहूलियत रहे। ठीक है जी। जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने मैं वो डिस्कस करूंगा जो हमने नॉर्मल लेक्चर में डिस्कस नहीं किया उस तरह के क्वेश्चन के। जैसे कि पॉइंट्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको आ चुके हैं। डाइस से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए वो करने थोड़े से जरूरी है। ठीक है जी। सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना सिमिलर, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस डिफरेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा ताकि हर एक एंगल का हर एक डिफरेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन 1, one integer is chosen at random. One integer is chosen at random for the number one, two, three, 4 up to 50. What is the probability that अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 1 है कि इट इज डिविजिबल बाय 7। ये 7 पे डिविजिबल हो, मतलब कुछ भी कर हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी कह सकता है, या इट इज डिविजिबल बाय हो सकता है वो कह दे कि इट इज डिविजिबल बाय 9 और 14 ये कह सकते हैं। और थर्ड में इट इज डिविजिबल बाय 6 और 8। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है। इट इज डिविजिबल बाय 4 कह सकता है, इट इज डिविजिबल बाय ऑड नंबर कह सकता है, इवन नंबर कह सकता है, मतलब कुछ भी कह सकता है वो। ठीक है जी। तो जिस तरह का वो हमें क्वेश्चन देगा
हम उसके अकॉर्डिंग सोच लेंगे कि इन सारों के डिविजिबिलिटी वाले नंबर्स कौन कौन से, ठीक है जी। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं इट इज डिविजिबल बाय 7, यानी कि 1 से लेकर 50 तक नंबर है, तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 पर डिविजिबल है। 7 पर डिविजिबिलिटी का मतलब होता है, अब चुपचाप 7 का टेबल पढ़ लें, अब चुपचाप 7 का टेबल पढ़ लें। तो जब हमने 7 का टेबल पढ़ा तो 7 के ऊपर कौन कौन डिविजिबल है, तो अब इस नंबर 1 का मैं आंसर लिखने लगा यहां पर। जो डिविजिबल बाय 7 है ना वो हमारे पास है 7, 14, 21, 28, 42 और 49, 56 नहीं 56 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट नंबर 50 हमारे पास, तो बस ठीक है इतना ही। तो डिविजिबल बाय 7 कितने हो गए, काउंट कर लें। 14 भी 7 पे डिविजिबल है, 21 भी 7 पे डिविजिबल है, 28 भी 7 पे डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाय 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 7 हैं। और आउट ऑफ कितने नंबर में से, 50 नंबरों में से, तो 7 बाय 50 हमारा आंसर आ गया, 7 बाय 50 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 50 में से 50 नंबर में से 7 नंबर ऐसे हैं, 50 में से 7 नंबर ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है। ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरे वाला, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में इट इज डिविजिबल बाय 9 और 14, 9 और 14 के ऊपर डिविजिबल हो तो ठीक है, दोनों का टेबल लिख लें। तो जो 9 के डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय जो 9 होंगे वो कौन होंगे, 9, फिर 18, 27, 36, उसके बाद 45, बस, और डिविजिबिलिटी नहीं होंगी, ठीक है। और जो 14 के डिविजिबल होंगे वो हमारे पास ये आ गए हमारे पास डिविजिबल बाय 9, ये 9 की डिविजिबिलिटी आ गई। अब हमने लिखनी है 14 की डिविजिबिलिटी, तो 14 की डिविजिबिलिटी लिख लेते हैं। तो 14 की डिविजिबिलिटी में 14 इटसेल्फ आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 42 आ जाएगा, बस डिविजिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ये डिविजिबिलिटी आ रही है, तो उसने कहा कि वो डिविजिबल बाय 9 हो, और का वर्ड आप जानते हो ना, और का वर्ड आ गया, इट्स मीन एडिशन लॉ लग गया, इट्स मीन एडिशन लॉ लग गया। तो एडिशन लॉ में प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 भी एक्सेप्टेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 14 भी एक्सेप्टेबल है। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि डिविजिबिलिटी बाय 9 और 14, अगर आप इसको फॉर्मूले की शक्ल में करना चाहते हैं तो फॉर्मूले की शक्ल में ये आंसर आएगा कि प्रोबेबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 या 14 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 14। कुछ कॉमन आएगा तो मैं माइनस करूंगा, कुछ कॉमन आएगा तो माइनस करूंगा। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, नथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बस ठीक है, आंसर आ गया हमारा। फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 कितनी है, 9, डिविजिबिलिटी 9 की 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बाय 50। प्रोबेबिलिटी ऑफ 14 कितनी है, 1 2 3 बाय 50, आंसर कितना आ गया, 8 बाय 50, 8 बाय 50 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डिविजिबल बाय 6 हो या 8 हो। तो सबसे पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 6 वाले कौन से। थर्ड में डिविजिबल बाय 6, तो डिविजिबल बाय 6 में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 आ गए। और डिविजिबल बाय 8 में ये आ गया ऊपर डिविजिबल बाय 6, जो 6 से स्टार्ट हो रहा है ये डिविजिबल बाय 6 है, जो 8 से स्टार्ट हो रहा है ये डिविजिबल बाय 8 है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले की शेप में करें तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 चाहिए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 चाहिए, यूनियन 8 चाहिए। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, अगर कुछ माइनस कॉमन आ रहा होगा तो वो हम माइनस कर देंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कॉमन 8, 6 इंटरसेक्शन 8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, चेक कीजिएगा। 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8 बाय 50, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 50। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, चेक करें अगर कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन कॉमन कौन आ रहा है, हाँ ये देखें 24 24, एक कॉमन आ गया। और कोई कॉमन आ रहा हो, हाँ ये भी कॉमन आ रहा है, 48 48, दो कॉमन आ गए। और कोई कॉमन आ रहा हो, मेरा नहीं ख्याल और भी कॉमन आ रहा है, नहीं और भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर और कोई कॉमन नहीं आ रहा, इट्स मीन दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, वो कॉमन वाले को माइनस कर दें। जो कॉमन आ रहे हैं 2/50 उसको माइनस कर दें। जैसे उसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 माइनस 2, 6, 6 प्लस 6 12, तो आंसर इज 12/50। तो ये हमारे पास इन तीनों के आंसर आ गए। इनको जल्दी से नोट कर लें और इनको जल्दी से समझ लें, ठीक है जी। फिर आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 2, in a group of 20 adults, 4
out of 7 women, 4 out of 7 women and 3 out of 15 men, 3 out of 15 men wear glasses. ठीक, what is the probability? What is the probability what is the probability that इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हुआ हूं, इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं। इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको बता दूं ताकि आपका लिंक क्रिएट हो जाए। याद है कि हमने वो इन अ क्लास देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स या मेन एंड वुमेन हैविंग ब्राउन आईज, ठीक है, वो जो ब्राउन आईज वाला हमने क्वेश्चन किया था वो सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि फर्दर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। दैट अ पर्सन chosen at random is आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है in a group of 20 adults, 4 out of 7 women, 3 out of 15 men wear glasses. What is the probability that a person chosen at random is यहाँ पर मैंने क्योंकि स्केच बनाना है इसलिए मैं अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, फर्स्ट वन इज person chosen at random is a woman or someone who wear not glasses, कि वुमन हो या कोई भी हो लेकिन जिसने ग्लासेस ना पहनी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वुमेन हो और समवन कोई भी हो हु वेयर नॉट ग्लासेस, जो ग्लासेस नहीं पहनते, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम थोड़े से बड़े हो चुके हैं, ठीक है। मैन और समवन हु वेयर ग्लासेस, मैन और someone who wear glasses, ठीक। और थर्ड में women who wear glasses, women who wear glasses. And the last one is for person selected from men, person selected from men who wear not glasses। क्या हमने मैन में से सिलेक्शन करनी है कि वो ग्लासेस नहीं पहनते। ये 4 क्वेश्चंस हैं। हालांकि क्वेश्चन एक ही था
तो मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिख लिए ताकि इस एक कॉन्सेप्ट से हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख लें। तो अगर एग्जामिनर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा और उस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का स्केच बनाना पड़ेगा। स्केच कैसे बनाना है ये आपको मैं सिखा चुका हूं ब्राउन आइज वाले क्वेश्चन में, टेबुलेशन फॉर्म कैसे बनानी होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का टेबुलेशन फॉर्म बनाएंगे, फिर इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो टेबुलेशन फॉर्म में देखते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। हमेशा टेबुलेशन फॉर्म में आपके पास 4 इंफॉर्मेशन होंगी, वो 4 इंफॉर्मेशन होंगी सिंगल फॉर्म में और हर एक इंफॉर्मेशन का पेयर होगा। यानी कि अगर मैं यहां से उस पेयर को एक्सट्रैक्ट करना चाहूं तो 2 चीजें मुझे मिलती हैं पेयर के तौर पर। एक जेंडर मिलते हैं जिसमें मैन और वुमेन आ रहा है, और एक ग्लासेस मिलते हैं। ग्लासेस मीन टू से जो मैंने ग्लासेस पहनी हुई है, ये वाली ग्लासेस हो सकती हैं, ठीक है, आई ग्लास हो सकती है या सन ग्लासेस हो सकती हैं, कोई भी ग्लासेस हो सकते हैं। ग्लासेस मीन ऐनक, ठीक है जी, वो सन ग्लास हो या आई ग्लासेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 चीजें मिलती हैं, एक जेंडर और एक ग्लासेस, ठीक है। तो जेंडर और ग्लासेस इनको आपने रोज और कॉलम के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इसमें बहस नहीं है, बेशक जेंडर को रो में लिख दो, बेशक जेंडर को कॉलम में लिख दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो स्केच बनाते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर हमने लिख दिया मेन और यहां पे हमने लिख दिया वुमेन, ठीक है जी। और यहां पे हमने लिख दिया वेयर ग्लासेस, वेयर ग्लासेस, और यहां पे लिख दिया विदाउट ग्लासेस कर लें या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट वेयर ग्लासेस कर लें। अच्छा, इसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये स्केच एग्जामिनर को थोड़ी दिखाना है, आपने सिर्फ उसको आंसर शो करवाना है, ठीक है। तो ये स्केच तो हम सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं। तो यहां पर मैन का टोटल आ जाएगा, यहां पर वुमेन का टोटल आ जाएगा, यहां पर नॉट वेयर ग्लासेस का टोटल आ जाएगा, यहां पर वेयर ग्लासेस का टोटल आ जाएगा, और ये हमारा जो कॉलम बच गया ये वाला, ये हमारा ग्रैंड टोटल का कॉलम आएगा, ग्रैंड टोटल। अब ये हमारा स्केच तैयार है, रोज और कॉलम तैयार है, अब सिर्फ वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है और इस पूरे कॉलम को फिल करना है। जो एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन दिया वो मैं ब्लैक कलर से कर लेता हूं, बाकी जो हम खुद से इसको फिल करेंगे वो मैं ब्लू मार्कर से कर लेता हूं, ताकि आपको पता चले एग्जामिनर की इंफॉर्मेशन क्या थी, हमारी क्या थी। इन अ ग्रुप ऑफ 20 अडल्ट्स, ग्रैंड टोटल दे दिया उसने कहा टोटल अडल्ट्स 20 हैं, मैन और वुमेन टोटल 20 बंदे हैं, ये तो मुझे मिल गया। 4 आउट ऑफ 7 वुमेन, कहता है वुमेन 7 हैं, वुमेन कितनी 7, तो वुमेन का पता चल गया वुमेन 7 है। कहता है 7 में से 4 ने ग्लासेस पहने हुए हैं, यानी कि 7 में से 4 वुमेन ने ग्लासेस पहने हुए हैं। ऑब्वियस बात है 3 ने नहीं पहने होंगे, लेकिन ये बाद में चले हम फिल करते हैं। अभी सिर्फ मैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसको शो करवा रहा हूं। आगे चलते हैं। 3 आउट ऑफ 15 मैन, यानी कि मैन कितने हैं 15, तो 15 प्लस 7 हमारे पास टोटल जाएगा 22, ठीक है। तो 15 प्लस 7 टोटल जाएगा हमारे पास 22, और यहां पर हम ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर भी 22 ही ले लेते हैं, वरना मुझे यहां से वो कम करने पड़ने थे। तो हमने कहा 15 मैन हैं, तो मैन कितने हैं 15, 3 आउट ऑफ 15 मैन, 15 में से 3 लोगों ने, 3 बंदों ने ग्लासेस पहने हुए हैं, यानी कि 15 में से सिर्फ 3 लोगों ने ग्लासेस पहने। बस ये इंफॉर्मेशन उसने हमें दी, बाकी हम खुद से कंप्लीट कर लेंगे। देखें 7 में से 4 वुमेन ने ग्लासेस पहने हैं, इसका मतलब 3 वुमेन ऐसी होंगी जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने होंगे। 15 में से 3 मैन ने ग्लासेस पहने हैं, तो ऑब्वियस बात है 12, देखें 3 12 15 बनेगा, 4 3 7 बनेगा। आगे चले, 3 4 7 बन गया, 12 3 और ये हमारे पास 15 बन गया, 7 15 22 बन गया। अच्छा, ये बाय चांस 15 7 सेम आ गया। अगर आप चाहते हैं हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है,
ताकि क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा सेम आ रहा था, इसमें भी ऐसा सेम आ रहा है, हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, यानी कि ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट बन जाए। 6 आउट ऑफ 15, यानी कि 15 में से 6 मैन ऐसे हैं जिनको ग्लासेस लगी हैं, तो रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास अब 9। 6 प्लस 9 15। अब देखें थोड़ी सी वैल्यू सारी तकरीबन चेंज होने वाली है। अब 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 3 12। अब देखें सारी वैल्यूज तकरीबन चेंज हो गई हैं अब, ठीक है। वो फिर बाय चांस, अच्छा वो क्वेश्चन गलत नहीं था, वो भी क्वेश्चन सही था, ये भी क्वेश्चन सही है, क्योंकि वहां पर ये फिर से सेम वैल्यूज आ रही थी, तो आपके माइंड में ये ना आ जाए कि हमेशा रोज और कॉलम में सेम वैल्यूज आ रही है, इसलिए मैंने वो वैल्यूज ही चेंज कर दी, ठीक है। वैल्यूज कोई भी हो सकती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज हमें कोई फर्क, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो मर्जी रख दे, बस हमने देखना कि हमारा स्केच सही बनना चाहिए, स्केच में कोई गड़बड़, कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो 6 आउट ऑफ 15 में तो स्केच तैयार है हमारा, बस जैसे स्केच तैयार है इट्स मीन हमारे आंसर भी तैयार पड़े हुए हैं। अब आए आंसर की तरफ, अब मैं डायरेक्ट करने वाला, अब कोई फॉर्मूला नहीं लिखने वाला। वुमेन और आ गया, जैसे आर आ गया आपके माइंड में एडिशन लॉ लग जाना चाहिए। वुमेन हो या समवन, कोई भी हो हु वेयर नॉट ग्लासेस, यानी कि वुमेन हो और वो बंदे हो या बंदियां हो, दोनों हो सकते हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते। तो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन में, कि वुमेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वुमेन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट ग्लासेस, यानी कि नॉट वेयर ग्लासेस, और अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो वुमेन की प्रोबेबिलिटी मुझे बताया क्या है, वुमेन कितनी है 7 आउट ऑफ 22, तो 7 बाय 22, तो 7 बाय 22 ये वुमेन की प्रोबेबिलिटी है। वो लोग बताएं नॉट वेयर ग्लासेस, जो ग्लासेस नहीं पहनते। कितने लोग ग्लासेस नहीं पहनते 12, कितना में से 22 में से, तो 22 में से 12 लोग ग्लासेस नहीं पहनते, तो 12 बाय 22। उसके बाद माइनस करो कॉमन, क्या कुछ ऐसी वुमेन है जो नॉट वेयर ग्लासेस, जो ग्लासेस नहीं पहनती, क्या कुछ ऐसी वुमेन है जो वुमेन भी हैं और ग्लासेस भी नहीं पहनती। हमने कहा हाँ 3 वुमेन ऐसी हैं जो ग्लासेस नहीं पहनती हैं, यानी कि 3 कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन आ रहा है तो माइनस कर दो 3 बाय 22, तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। तो 12 माइनस 3 9, 9 प्लस 7 16, तो आंसर आ गया 16 बाय 22, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा मैन हो, मैन और आया और ने कहा एडिशन लॉ लग गया, तो मैन की प्रोबेबिलिटी देखें क्या है, मैन कितने हैं टोटल 15 आउट ऑफ 22, तो 15 बाय 22, तो मैन आ गए, और का मतलब होता है प्लस, प्लस लगा दिया। समवन हु वेयर ग्लासेस, समवन का मतलब होता है मेन भी हैं वुमेन भी हैं, समवन का मतलब मेन और वुमेन दोनों शामिल हैं। हु वेयर ग्लासेस, वेयर ग्लासेस वाले कितने हैं 10 बंदे हैं, कितनों में से 22 में से, तो 10 बाय 22 माइनस कॉमन कर दो। क्या कोई, अब मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूं, कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, क्या कोई ऐसे मैन हैं जो ग्लासेस पहनते हैं, देखते हैं वो ढूंढे, ऐसे बंदे हैं जो ग्लासेस पहनते हैं। हमने कहा हाँ ये 6 बंदे ऐसे हैं जो ग्लासेस पहनते हैं, तो 6 इज कॉमन ना, 6 कॉमन ले लें, 6 बाय 22। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 15 19 बाय 22, तो ये आंसर आ गया हमारा 19 बाय 22, 19 बाय 22। नेक्स्ट, वुमेन हु वेयर ग्लासेस। अच्छा सारा क्वेश्चन यही है, अब देखिएगा क्वेश्चन एंड में ये है, अ पर्सन चूजन एट रैंडम, ये क्वेश्चन चल रहा है। अ पर्सन चूजन एट रैंडम का मतलब मैंने सिखाया था, अ पर्सन चूजन एट रैंडम का मतलब होता है कि आपने जो सिलेक्शन करनी है वो जीटी में से करनी है,
जीटी कौन है? दैट इज द 22, ये ग्रैंड टोटल है। पर्सन चूजन एट रैंडम का मतलब होता है कि आपने सिलेक्शन हमेशा ग्रैंड टोटल में से करनी है। ग्रैंड टोटल मीन सबको शामिल करना है। तो अभी तक क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। वुमेन हु वेयर ग्लासेस, यानी कि हमने एक रैंडमली पर्सन चूज किया, यानी कि हमने 22 लोगों में से पर्सन चूज किया। उसने कहा वो कौन हो? वुमेन हो हु वेयर ग्लासेस, वो वुमेन हो और ग्लासेस वाली हो। तो वुमेन ग्लासेस वाली कितनी है? वुमेन वेयर ग्लासेस 4। तो 4 वुमेन ऐसी हैं जो ग्लासेस पहनती हैं आउट ऑफ 22। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/22। ठीक है। हमने यहां पर एक पीछे जो मैंने ब्राउन आइज वाले में ये क्वेश्चन लिखा था, वहां पर मैंने सिलेक्शन रैंडम में से नहीं की थी, वहां पे सिलेक्शन मैंने किसी पर्टिकुलर में से की थी। अगर किसी पर्टिकुलर में से सिलेक्शन करेंगे तो डिनोमिनेटर में उसी पर्टिकुलर की टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैं करने वाला हूं अभी। 4 में कह रहा है पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम मेन। अच्छा यहां पे लिखा है, खुद बता रहा है पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम मेन, सिर्फ मेन में से सिलेक्शन करनी है। मेन में से सिलेक्शन का मतलब है अब वुमेन को इग्नोर कर देना है। वुमेन को इग्नोर करने का मतलब है अब सिलेक्शन चूजन एट रैंडम, सिलेक्शन रैंडम नहीं रही, सिलेक्शन रैंडम नहीं रही क्योंकि हमने वुमेन को साइड पे कर दिया। अब से मेन में से मैं सिलेक्शन करने वाला हूं। अगर सिलेक्शन मैंने मेन में से करनी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी मेन की यूज करूंगा। उसने कहा पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम मेन, वो बंदा मेन में से सिलेक्ट करो हु वेयर नॉट ग्लासेस, जो ग्लासेस नहीं पहनता। तो हमने कहा मेन कितने हैं? हमने कहा मेन 15। कितने मेन ऐसे हैं उसमें से नॉट वेयर ग्लासेस, जो ग्लासेस नहीं पहनते, जो ग्लासेस नहीं पहनते। तो ग्लासेस जो नहीं पहनते, देखें कितने पर्सन ऐसे हैं। अ पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम मेन, हमने मेन में से सिलेक्शन करनी है। मेन हमारे कितने? 15। उनमें बताएं कितने लोग हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते। हमने कहा 9 बंदे। ये देखिए 9 मेन ऐसे हैं जो नॉट वेयर ग्लासेस, जो ग्लासेस नहीं पहनते। तो आंसर आ गया 9/15। आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, इनको अच्छे तरीके से देखिएगा जरा। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन ये है, the probability that a student passes, the probability that a student passes math test is
4/5 and the probability that a student passes math test is 4/5 and उसके बाद देखिए कॉमा कर लो passes probability of passes at least one test is 7/6 and he passes both math and stat test is 20/21. Find the probability. Find the probability that he passes the stat test. कहता है कि स्टेट के टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक स्टूडेंट है, उसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पास मैथ टेस्ट, एक स्टूडेंट ने जो मैथ टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिस एटलीस्ट वन टेस्ट, एटलीस्ट वन टेस्ट मीन कि कम से कम मैथ वाला टेस्ट भी पास हो जाए और स्टेट वाला भी पास हो जाए। एंड ही पासिस बोथ मैथ एंड स्टेट टेस्ट, दोनों मैथ और स्टेट के टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20/21। यहाँ पे लिख लें एंड द प्रोबेबिलिटी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। एंड द प्रोबेबिलिटी पासिस बोथ, और फाइनली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस स्टेट टेस्ट। बताएं स्टेट टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को पढ़कर बिल्कुल बात समझ नहीं लगनी अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से ना दोबारा रीड करें। हम जैसे थोड़ा सा गौर से रीड करेंगे, अगेन एंड अगेन रीड करेंगे, हमें कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन के राज पता चलना शुरू हो जाएंगे। देखें, हर एक क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि वो क्वेश्चन अपने सारे राज हमें बता रहा होता है। बात याद रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी है, इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये लफ्ज हमसे ना बातें कर रहे होते हैं, ये लफ्ज हमसे बातें कर रहे होते हैं। मसला ये है, हमें इनकी आवाज आ नहीं रही होती, हमें इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। वो आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हमने कभी इनको जाना ही नहीं, हमने कभी इनको जानने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी इनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया, हमने कभी इनको लिफ्ट ही नहीं कराई, कभी इनसे दोस्ती नहीं की। हमारा मकसद क्या होता है? क्वेश्चन उठाया, बस हमारी कोशिश होती है भाई इसको सॉल्व कर लें, इसके आंसर तक पहुंच जाए। बेशक हम आंसर को रटा लगा लें, बेशक हम आंसर को कॉपी पेस्ट कर लें, बस आंसर आना चाहिए। वो आंसर कैसे आ रहा है, किस मेथड से आ रहा है,
ये बहुत कम स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जैसा कि इंग्लिश की स्टेटमेंट में हमने मतलब एक स्टेटमेंट लिखी, फॉर एग्जांपल द कार इज मूविंग वेरी स्लोली। हमने कहा द कार इज मूविंग वेरी स्लोली, हमने एक स्टेटमेंट लिख दी। हमने कहा इट स्टेटमेंट बताओ कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। अब वही बच्चा इस स्टेटमेंट में से पार्ट ऑफ स्पीच कलेक्ट कर पाएगा जिसने पार्ट ऑफ स्पीच से दोस्ती लगाई होगी, जिसने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, जिसने पार्ट ऑफ स्पीच को समझा होगा। वरना कहेंगे यार ये पता नहीं इसमें से कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, हमें तो नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल द हमें पता है आर्टिकल है, द हमें पता है आर्टिकल है। कार हमें पता है हमारा एक नाउन है। ठीक है, इज एम आर। ठीक है, अब ये इज एम आर क्या है, हमें पता है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। अच्छा मैं इसमें बिल्कुल गलत हो सकता हूं क्योंकि मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ाता हूं। ठीक है जी, मैं बिल्कुल इसमें गलत हो सकता हूं, मेरे से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं इन सारी बातों। द कार इज मूविंग, उसके बाद मूविंग जो है, अब देखें मूविंग वेरी स्लोली, जो मूवमेंट है ये एक एक्शन है, वो हमें पता है जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, तो मूविंग हमारा वर्ब आ गया। उसके बाद मूविंग वेरी स्लोली, अब वेरी स्लोली के ऊपर सारी की सारी गेम पड़ती है। अब जिस बच्चे ने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़े होंगे उसके पता चल, उसको क्लिक हो गया होगा कि मूविंग किसको हिट कर रहा, वेरी किसको हिट कर रहा है, स्लोली किसको हिट कर रहा है। अच्छा कार्स, अब ये देखिएगा कि स्लोली किसको हिट कर रहा है, मूविंग को या कार को। कार स्लो है या कार मूविंग स्लो है, बताएं जरा, खुद से एनालाइज करें आप। तो जनाब सब फंक्शन इंग्लिश शुरू हो गई है स्टार्ट के साथ साथ। तो कार स्लो है या कार की मूविंग स्लो है, या कार इज रनिंग स्लो है। अगर मूविंग जगह मैं रनिंग का वर्ड यूज कर लूं, रनिंग स्लो है, मूविंग स्लो है। कार स्लो है या उसकी मूवमेंट स्लो है, तो आप कहेंगे सर कार स्लो नहीं है, उसकी मूवमेंट स्लो है। यानी कि ये जो स्लो है ये मूवमेंट को हिट कर रहा है, ये मूवमेंट को हिट कर रहा है। यानी कि ये वर्ब है, हमें बताया वो वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो कौन होता है। हमने कहा आपको बताइए, आपके मिस्टेक क्या होगा, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। वो एडवर्ब होता है, वर्ब होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करे। उसके बाद वेरी कौन है, अब मूविंग वेरी है, कार वेरी है या स्लोली वेरी है। हमने कहा कार इज मूविंग स्लो, और ये जो वेरी है ये स्लो को क्वालिफाई कर रहा है कि वो मूविंग स्लो नहीं है, वो मूविंग वेरी स्लो है, यानी कि मूविंग टू स्लो है, मूविंग वेरी स्लो। तो हमें पता चला ये जो वेरी है ये तो स्लो को क्वालिफाई कर रहा है, और ये जो स्लो था ये तो मूविंग को क्वालिफाई कर रहा था। तो ये जो वेरी है ये स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि स्लोली को हिट कर रहा है। तो हर वो वर्ड जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो देखें क्या लफ्ज बातें कर रहे हैं मेरे से, बिल्कुल मेरे से बातें कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है मुझे सिर्फ इन लफ्जों को समझना है। इस तरह मैथ में कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं, स्टैट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं, बिजनेस कम्युनिकेशन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं, इंग्लिश में इस तरह के आ जाएं, तो सबसे पहले ये होता है इनकी कहानियों को समझना। जितनी कहानियां क्लियर होंगी, जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतनी जिंदगी हाईली आसान हो जाएगी। अगर आप चाहें कि मैं इन सारी पार्ट ऑफ स्पीच को, मैं ये पार्ट ऑफ स्पीच को ना अच्छे तरीके से याद करूं, बस मैं हर एक स्टेटमेंट में रट्टा लगा लूंगा, अच्छा यार ये वाला वर्ड आए तो ये होगा, तो मेरे भाई कुछ हद तक तो हम सीख जाएंगे, एट द एंड कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें हम फ्लैट हो जाएंगे। इसी तरह तो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहा करता हूं ये लफ्जों से दोस्ती बहुत जरूरी है। अगर इनसे एक बार दोस्ती लग जाए
ये आपको नहीं जादू करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद ओ भाई मैंने एडिशन ना लगना है, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन लॉ में डिपेंडेंट इवेंट लगना है, ये लफ्ज खुद ही बताएंगे आपको, ठीक है, आपको हरगिज पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या सीन था। अच्छा जी, हमने सारी कहानी पढ़ी, हमें एक वर्ड मिला यहां पर एटलीस्ट का, पास एटलीस्ट। ये जो एटलीस्ट का वर्ड होता है, हमें पता है ये एटलीस्ट का वर्ड जो है एडिशन लॉ का होता है। मैंने कहा था एडिशन लॉ की रिकग्निशन के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1 और का वर्ड आ जाए, जैसे मैंने सारे क्वेश्चन और से करवा रहा था। फिर मैंने कहा था एटलीस्ट का वर्ड आ जाए, तो देखिए आज एटलीस्ट का वर्ड आ गया। तो जैसे एटलीस्ट का वर्ड आ गया, हमने क्या किया, फौरन से एडिशन लॉ लगा दिया। तो एडिशन लॉ ये लगेगा, अच्छा उसने कहा प्रोबेबिलिटी मैथ टेस्ट यूनियन स्टैट टेस्ट, तो मैथ यूनियन स्टैट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैथ टेस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि स्टैट टेस्ट है। समथिंग इज कॉमन आ रहा है, मैथ इंटरसेक्शन स्टैट, इन दोनों में कॉमन आ रहा है। हमें पता है कि ये वाला वर्ड जो है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है ये हमारे लिए यूज होता है जब और आ जाए या एट लीस्ट का वर्ड आ जाए, और ये इंटरसेक्शन तब यूज होता है जब हमारे पास एंड या बोथ का वर्ड यूज हो जाए। इन बातों को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया, अब से चीजें पिक करनी है। प्रोबेबिलिटी बताएं मैथ टेस्ट को पास करने की, तो मैथ टेस्ट किधर है, इसको पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या, 4/5, तो यहां पर आ गया 4/5 प्लस ये तो फाइंड करना ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैट टेस्ट को फाइंड करना। उसके बाद क्या है, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट कौन होता है, ये वाला ए यूनियन बी, तो एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या 7/6, तो यहां पर आ गया 7/6 आ गया। फिर मैथ एंड स्टैट, बोथ, बोथ का वर्ड कहीं नजर आ रहा है आपको, उसने कहा ये प्रोबेबिलिटी पास बोथ, तो बोथ का वर्ड ए इंटरसेक्शन वाला होता है। मैथ और स्टैट दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20/21, तो 20/21, ठीक है। तो अब हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। इनमें एक मिनट थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है अभी, जस्ट अ मिनट। इसको थोड़ी सी चेंज कर लें जरा, ठीक है, इस तरह कर लें।
चलें जी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देखिएगा, इसमें थोड़ी सी हमें ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है, ये वैल्यूज जो आ रही हैं, ये प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ग्रेटर जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में 1 से ग्रेटर आंसर होता नहीं है, तो 1 से ग्रेटर अगर आंसर आ जाए तो वो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब उसकी थोड़ी सी वैल्यूज हम चेंज कर लेते हैं। वैल्यूज को इस तरह चेंज करें कि ये जो 20/21 है, इसको चेंज कर लें, इसको 2/3 कर लें, ठीक है जी। और ये आपके पास जो है यूनियन वाला, इसको चेंज कर लें 9 बाय, बल्कि थोड़ा सा और देखते हैं आसान हो जाए, ठीक है। इसको 9/10 कर लें, इसको 9/10 कर लें। तो जैसे ही आप सारा सॉल्व कर लेंगे, ये एडजस्टमेंट करेंगे, मैं वहां पे भी सही करवा देता हूं आपको, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 23/30। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको करेक्ट कर लें। एटलीस्ट में हमने लिया 9/10, तो किधर गया एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में ले लें ये 9/10 ले लें, और बोथ में 20/21 ना लें, बल्कि 2/3 ले लें। तो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 23/30, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वैल्यूज के ऊपर वैल्यूज की कोई टेंशन नहीं है, मतलब जो एग्जामिनर देगा उसका आंसर, क्योंकि जो हमने पहले वैल्यूज अज्यूम की थी उससे आंसर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ग्रेटर आ रहा है। अगर 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा है तो ये आंसर सही नहीं होता, गलत होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का हमें पता है कि 1 से ग्रेटर आंसर नहीं आ रहा होता। तो अगर 23/30 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.76, ठीक है। 0.76, यानी कि इसका आंसर आता है 0.77, तो अप्रोक्सीमेट 77%, तो बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से लेस पे रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से रिवाइज कीजिएगा। अभी कुछ और क्वेश्चंस है इंशाल्लाह, या वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाजत।